ये साइंस प्लस मेडिटेशन प्लस स्पिरिचुअल अप्रोच अगर आप करते हैं तो आपको वो जो सुपर पावर है ना, शक्ति, उसको अल्लाह को, गॉड को, परमात्मा को, राम को, कृष्ण को, कुछ को, उस परम सत्ता से आपकी जुड़ी हुई है ना, तो लोग ठीक हो जाते हैं। एक फूड साइंटिस्ट रहे कैसे डाइट को कंट्रोल करके अपनी बीमारियों से बचा जा सकता है। आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट हैं वो एक ऐसी शख्सियत हैं, डॉक्टर को भी ये कहीं ना कहीं ट्रेनिंग देते हैं, एक साइंटिस्ट लेवल पर रहे और अपने ऊपर भी इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके कई चीज़ों को सीखा है कि बिना दवा के कैसे कोई भी पर्सन अपने आप को ठीक रख सकता है। जो हैं हमारे बीच में वो डॉक्टर पीपी अत्रेजा जी हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, आपके बारे में काफ़ी कुछ पहले भी सुना है और आपका जो एक्सपीरियंस है मैं बताना चाहूँगा 50+ ईयर एक्सपीरियंस है और फ़िलहाल ये इंडिया में है, हमारे बीच में है। अदरवाइज़ तो पूरा डॉक्टर साहब का जो जीवन है कहीं ना कहीं अमेरिका और बाकी कई कंट्रीज से कनेक्टेड रहे हैं। बहुत कुछ अपने जीवन से आज इनको सीखने को हमें मिलने वाला है। एक फूड साइंटिस्ट रहे कैसे डाइट को कंट्रोल करके अपनी बीमारियों से बचा जा सकता है, हम इस सेशन में आज हम ये सीख सकते हैं। डॉक्टर साहब के अपने जीवन से बहुत सी टेस्टिमनीज़ हैं, वो हमें आज सीखने को मिलेंगी और बहुत कुछ इस पॉडकास्ट में मिलने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। टिल द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट हमें सच में ऐसी चीज़ें मिलने वाली हैं जो शायद आज तक आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो डॉक्टर साहब, मुझे लग रहा है कि आज का पॉडकास्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ, मुझे भी लगता है कि होगा। द थिंग्स वी आर गोइंग टू शेयर डेफिनेटली आई हैव लिव्ड माय लाइफ। नहीं डॉक्टर साहब, देखो आपका मैं समझ रहा हूँ क्योंकि आपका इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड है, लेकिन मेरी नहीं है और हमारी ऑडियंस की बिल्कुल नहीं है। मैं तो हम मेरी हिंदी में भी कमांड ठीक है, तो मैं हिंदी में आप भी ट्राई टू, है ना, आप हिंदी का थोड़ा सा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए। पूरी हिंदी में ही प्रयोग करूँगा। हाँ, रेगुलर हिंदी ठीक है, चलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा हिंदी भी समझ नहीं आएगी। कोई बात नहीं, कम भी उसको मिक्स करेंगे ताकि आम जनता जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, उनको ठीक से बात हमारी समझ आ जाए। फ़ायदा तो तभी है ना उस चीज़ का। राइट। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, थोड़ा सा पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि देखिए आपकी डिग्रियों की जब मैंने लिस्ट देखी और आपके जो अवार्ड्स यहाँ पर देखे और अभी तो अंदर भरे हुए हैं, मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा पर्सन इतना एक्सपीरियंस और इतना रिसर्च किया हुआ है, अभी तक हमने किसी का अभी तक पॉडकास्ट ऐसा नहीं बनाया। हाँ, वो अलग बात है। थोड़ा सा एलेबरेट आप करें कि हाँ भी एक आपका जर्नी जो स्टार्टअप हुआ और कैसे, मतलब क्योंकि मैंने सुना भी है कि आप एक बड़े मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली से राइज अप की और आपने पूरा स्टडी जो है वो भी सब स्कॉलरशिप पे, और मतलब कैसे ये सब कैसे हुआ, थोड़ा सा वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, मैं थोड़ा और मैं पीछे से जाना शुरू करूँगा। राइट। कि मिडिल क्लास का भी मैं कहूँ कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो रहा है ना, वो नेगेटिव में रहा है, ज़ीरो बैलेंस। उसका कारण ये है, मतलब लोअर मिडिल क्लास हम कह सकते हैं, उससे भी कुछ माइनस है तो शायद, मतलब मिडिल क्लास नहीं कहें। हाँ, उससे बहुत कम। उसका कारण ये कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो 1947 में माइग्रेट किए थे पाकिस्तान से एट द टाइम ऑफ डिवीज़न ऑफ इंडिया। अच्छा। तो पाकिस्तान तो तभी बना था, तो इंडिया था, लेकिन वहाँ से वो पार्टीशन की वजह से उन लोगों को अपनी जान बचा के इंडिया इस एरिया में आना पड़ा था। तो सारी प्रॉपर्टीज़ वहाँ छोड़ के आए और हम 6 बहन भाई, 3 वहाँ पैदा हुए थे। मैं तो यहाँ पानीपत में, आई एम बॉर्न एट पानीपत। 1949 का मेरा बर्थ है। फिर मेरी एक सिस्टर और वो। तो उस ज़ीरो इनकम से, इसलिए एवरेज से भी कैसे कहूँ मैं, खाने के भी लाले थे और रहने के भी लाले थे, सब जगह कैसे रहे, जान बचा के आए थे मुझे ऐसा पता है। और मेरी माँ बताया करती थी कि वो ना मिट्टी के तेल की बॉटल लेके अपने पास छत पे जाती थी कि अगर किसी ने हमारी इज्जत पे वो बोला तो अपने आप को जला लेंगे। तो वो टाइम था। हाँ जी, जब आपने देखा कि इतने लाख लोग उस पार्टीशन में, जब हम वीडियो देखते हैं, मर चुके हैं, तो उससे बच के आना बहुत बड़ी, तो इससे ज़्यादा माइनस ज़ीरो जब मैं कहता हूँ तो एवरेज फैमिली कहाँ रही। नहीं, आपको कमाना भी था, खाना भी था, रहना भी था,
तो उस ज़ीरो इनकम से बचपन में तीसरी क्लास में मुझे याद है कि मैं छिड़काव करता था, 25 पैसे मिलते थे किसी एक चवन्नी कहते थे उस वक्त, तो वो छिड़काव वाले कर कर के मतलब पौधों पे आप दूसरों ना वो जो उसकी मिट्टी बैठ जाती है तो ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है, अच्छा वो बाहर दुकान पे उसके ऑफिस के सामने बाहर, ताकि डस्ट ना हो, छिड़काव का काम, ऐसे ऐसे काम किए। आम ये के कौन सी एज में किए थे? ये एट द एज ऑफ आई थिंक 8 ईयर्स 9 ईयर्स 8-9 साल से आपने ये वो काम इट्स अ काइंड ऑफ लेबर हाँ जॉब। साइकिलें धोना ये करना। मेरी मदर भी कुछ जॉब करती थी टू हेल्प द फैमिली। कई बार हम फल खरीद के लाते थे और उसको बेचते थे, उससे इनकम होती थी। इस तरह से कर करा के पढ़ाई भी हो गई और विदेश यात्रा भी हो गई। अब इसको एवरेज फैमिली को मैं तो कहता हूँ ज़ीरो इनकम टू फ्लाइंग बाय एयर। आपकी तो डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए डॉक्टर साहब पूरी। मैं तो ये तो आपने वो दौर देखा है जिस टाइम पे मतलब पूरा आपने भारत को बनते देखा है अपने सामने। हाँ जी, इसमें मुझे मतलब हम जैसे जो मेरी एज के लोग हैं उन्होंने जितना डेवलपमेंट पैदल से लेके चंद्रयान तक। क्या बात है, ये वाह, हाँ सही है। तो तो इसलिए इस जर्नी में मतलब फिर आपके जो ब्रदर सिस्टर थे वो जो साथ में रहे, इतना स्ट्रगलफुल टाइम था वो कैसे, मतलब फिर आपका पढ़ाई कर पाना, एक साइंटिस्ट बन जाना और इतना कुछ कर लेना, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब लेकिन कैसे? हाँ, मतलब लोगों के लिए बड़ा इंस्पायरिंग है ये सच हाँ में। इसके डेफिनेटली। और मैं इसका योगदान अपने देश को भी देता हूँ, देशवासियों को भी देता हूँ कि यहाँ भी हैं। लेकिन इसके पीछे एक ही ड्रीमर थी, वो थे मेरी माँ। वाह, और वो अनपढ़ थी, 4th स्टैंडर्ड पास थी, उनको सिर्फ ना गुरुमुखी लिखना आता था, जैसे पंजाबी हिंदी, अल्फाबेट, अच्छा पंजाबी पंजाबी अल्फाबेट जिसको अल्फाबेट, हाँ कहते हैं। हिंदी देवनागरी बोलते हैं ना, पंजाबी नहीं हिंदी नहीं, वो उसको हिंदी देवनागरी तो अलग बोलते है, हैं वो बट उनके उसको अल्फाबेट्स अलग हैं, गुरमुखी। पंजाबी गुरुमुखी कहते हैं ठीक उसको। ठीक ठीक। और मेरे पिताजी 8th स्टैंडर्ड पास थे, उनको उर्दू आती थी। ये सब पाकिस्तान से पढ़े हाँ हुए थे ना? वहाँ से पढ़ के आए हुए थे और 3 बच्चों के साथ दादी साथ में आ गई। मेरे दादाजी तो अच्छी पोजीशन पे थे, नील के व्यापारी थे। मुझे सुनने में आया कि जब वो हुआ करते थे घोड़ों पे पैसे लाद के जाते थे घर में जमा करने के लिए। तो मतलब एकदम राजा से हाँ, बिल्कुल उसके फिर वो रंक बिल्कुल बन के फिर जी स्टार्टअप लेके जी और आज जी की जी जनरेशन को एक अलग। हाँ उसमें तो मेरी माँ का बता रहा था कि शी वाज ए ड्रीमर। अनपढ़ थी लेकिन उसने ये बताया था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी, मुझे कुछ भी करना पड़ो, किसी के यहाँ बर्तन साफ करना पड़ो, कोई भी काम करना पड़ो। क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि वहाँ से जब आए हैं तो सब खाली हाथ प्रॉपर्टी तो वहाँ रह गई, तो खाली हाथ आए। अगर पढ़े लिखे होते तो यहाँ कुछ कर लेते। तो वो उसका सपना जो है ना, जो भी मैं हूँ, जो मेरे बहन भाई हैं, उसके सपने के कारण क्या बात, श्रेय तो उसको जाता है। क्या बात। और सपोर्ट यहाँ कंट्रीमैन की, बाकी लोगों की, और मेहनत भगवान ने दी है, मैं तो ये कहूँगा। इसलिए ज़ीरो आपने कहा ना एवरेज क्लास से, और आज मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ अरबोपति इस पॉश एरिया में रहते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कोई है। डाउट नहीं। तो ये डेफिनेटली इस तरह की चीज़ें जो आदमी अपने आप को घबराहट में डाल रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ हैं, कि कुछ नहीं हो सकता हमारा, मैं उनको ये एश्योरेंस देना चाहता हूँ सभी को कि पॉसिबल है। आप अपनी हिम्मत मत हारें। तो इंडिया ने आपको फिर संभाला उस टाइम पर, इंडिया ने आपको हाँ माता पिता ने वैसे संभाला, ड्रीम उन्होंने बनाए रखा और आगे मेहनत से बढ़ते रहे। और एक चीज़ अपनी माँ से, और दादी भी, हमारी जॉइंट फैमिली थी, दादी जो मेरी थी शी लिव्ड फॉर 90+ ईयर्स। तो जॉइंट फैमिली में उस माँ ने उसका भी ध्यान रखा, बच्चों का भी ध्यान रखा, और हमें सभी नो इनकम, हाँ इनकम के बिना, इनकम तो जीरो थी ना, वहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर भाइयों को हेल्प की, उन्होंने भी की, मैंने भी की, तो सभी पढ़ गए। मेरी एक सिस्टर एमए बीएड है, सभी से वी आर वेल सेट। तो आपका एजुकेशन, आप कौन से नंबर पे थे और आपका एजुकेशन? मैं 4th, आई वाज 4th चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तो आपका मतलब जो एजुकेशन कैसे रहा फिर उसके बाद में, क्योंकि साथ में काम करना और फिर एजुकेशन लेना? गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई की,
फ्री थी। स्कूलों का स्टैंडर्ड तो ऐसे ही था, टाट अपना लेके जाते थे। टाट अपना घर से लेके जाते हाँ, ले मतलब नीचे बैठने के लिए मिट्टी वगैरह में, आजकल तो इतने स्टैंडर्ड्स वाले स्कूल हैं। और अभी कभी मुझे कभी ये महसूस भी नहीं हुआ किसी विदेश में जाके या अपने, जहाँ मेरे यहाँ जब मेरे स्टूडेंट्स फेलोज थे, वो काफ़ी डॉक्टर्स फैमिली से, कोई एग्रीकल्चर मिनिस्टर के यहाँ से, और वहाँ जब मुझसे पूछते तो मैं साफ कहता था मेरे पिताजी तो अब 4th क्लास एम्प्लॉई हैं, जिसने दोस्ती रखनी हो रखो, अच्छा। नहीं रखनी मत रखो। सो आई वॉज सो फ्रैंक, अभी भी मैं फ्रैंक हूँ अपने आप को, वो ये नहीं शो करता कि ना हूँ, सिंपल फैमिली से आया हूँ, आज भी सिंपल रहना चाहता हूँ। ये साइंस प्लस मेडिटेशन प्लस स्पिरिचुअल अप्रोच अगर आप करते हैं तो आपको वो जो सुपर पावर है ना, शक्ति, उसको अल्लाह को, गॉड को, परमात्मा को, राम को, कृष्ण को, कुछ को, उस परम सत्ता से आपकी जुड़ी हुई है ना, तो लोग ठीक हो जाते हैं। फिर कहाँ तक एजुकेशन और कैसे लिया इसमें? हाँ, मुझे ये ध्यान आ रहा है कि पानीपत में बर्थ हुआ था 1949 में। और फिर मेरी मदर ने, मैंने कहा ना ड्रीमर थी, तो उसने अपना ड्रीम पूरा किया पहले तो। जहाँ जितना काम करना पड़ता था, मजदूरी फैक्ट्री में, दूसरी जगह किसी के यहाँ बर्तन साफ़ करने, तो कोई शर्म नहीं थी। फिर उसने एक मिडवाइफरी का कोर्स किया था। अच्छा। उसको फिर रेड क्रॉस में जॉब मिल गई थी 1957 में। मैं 3rd स्टैंडर्ड में हुआ ही था, पढ़ता ही था। मेरे फादर को यहाँ जॉब मिल गई थी करनाल में एज ए पीएन, बिल डिस्ट्रीब्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में। और फिर मदर ने हमको 4 बच्चों को वहाँ बुला लिया, लाडवा में थे वो पोस्टिंग जो है। और मैं 3rd में था, मेरा ब्रदर 6th में था, एक छोटी सिस्टर जो है वो मेरे से 3 साल छोटी है, वो थी, अभी उसने स्कूल में एडमिशन नहीं लिया था। एक उससे छोटा भाई गोद में ही उठाते थे वो थे। अच्छा। देखिए वो 56 बॉर्न ऐसे कुछ है। 49 में तो मेरा था 6-9-53, उसमें 53-4 में ऐसे बॉर्न, 6 साल छोटा मुझसे। तो उन 4 बच्चों के साथ हमारी मदर, मेरे 40 रुपये तनख्वाह होगी उस वक़्त, लेकिन एक ड्रीम तो उसने अपना पूरा किया, एजुकेशन, मिडवाइफरी। और आप हैरान होंगे, लाडवा में 1965 तक रही। 75% जो वहाँ के 75% बच्चे पैदा हुए होंगे ना, उनके हाथ के पैदा, 75 के भी 90% होगा। और वो CMO तक को मात देती थी डिलीवरी केसेस के वक़्त वो। इतना उसका जज्बा था, है ना। और ईमानदारी इतनी थी कि अगर कोई लेडी पैसे से नहीं वो कर पा रही, माल नरिश्ड है, तो अपनी फ़ीस तो लेती नहीं थी, जेब से 5-10 रुपये वहाँ दे आती थी। हम कई बार कहते थे ऐसा क्यों करती, तो हमें गुस्सा होती थी, जब तू कमाएगा तो मुझे मत दियो। अच्छा। मेरे को रोक मत। अगर मैं उसको नहीं कुछ फीडिंग के लिए दूंगी, वो मर जाएगी, बच्चा मर जाएगा। मतलब वो इतनी दयालु थी, कृपालु थी। तो ये चीज़ें हमने सीखी। तो वो चीज़ें, और पढ़ाई में परमात्मा की देन है, मुझे पता नहीं था, अच्छे चलते गए, निकलते रहे, और आगे करते करते स्कूल वालों ने भी हेल्प की, हेडमास्टर्स वगैरह ने भी, स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। अच्छा, क्या तो उन सारी से, हाँ जी, क्या खेलते थे? मैं क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, टेनिकॉट, ये काफ़ी सारी गेम्स की। और यूनिवर्सिटी लेवल तक हम क्रिकेट में विनर्स भी रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटीज़ के, और बैडमिंटन वगैरह के चैम्पियन, टेनिकॉट के चैम्पियन। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स एसेंशियल थी। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ, मतलब आपने पूछा था कि पढ़ाई कैसे करते, वहाँ पढ़ाई ठीक चलती थी, लोग हेल्प करते थे पढ़ने वाले, और कुछ अपने साथियों से सीख लेता था जो नहीं आती पढ़, क्योंकि कहीं से ट्यूशन तो कर नहीं सकते थे। वो करते करते देखते हुए कि मैं देखता था कि ये आदमी अगर यहाँ पहुँच सकता है कोई, तो मुझे एक वो मॉडल मिल जाता था क्लास में, अगर इसके 100% आ सकते तो मेरे भी आ सकते हैं। अच्छा। तो इसलिए उनको देख देख के क्लास फेलोज़ को, अब टॉपर को, उसके बराबर कोशिश कर दी।
और ऐसे आगे बढ़ते चले तो गए। कहाँ तक फिर आपने एजुकेशन? मैंने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, जो कि एशिया का बिगेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है डेयरी साइंस में, राइट। वहाँ से ग्रेजुएशन किया, 4 इयर्स डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री, और मास्टर डिग्री किया, पीएचडी किया। फिर मेरे को मौका मिला यूनाइटेड नेशंस की फेलोशिप के थ्रू फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यूएसए में जाने का। वहाँ से मैंने टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन से अपनी एडवांस कोर्सेज इन डेयरी साइंस किया। ये कब किया था, कौन सी ईयर की ये बात है? 1975-76। अच्छा। फिर 1982 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मुझे गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क के स्पॉन्सरशिप पे डेनमार्क पढ़ाई करने का मौका मिला, फीड टेक्नोलॉजी एंड फीड एवेल्यूएशन का। और ऐसे करते करते एमएससी पीएचडी को पढ़ाते पढ़ाते इतने साल हो गए, 2003 33 साल एमएससी और तक। पीएचडी को पढ़ाते पढ़ाते? हाँ, 33 साल मैंने उन सबको पढ़ाया, एमएससी को भी, मास्टर्स को भी, पीएचडी पीएचडी वालों को भी गाइड भी किया, और इंटरनेशनल लेवल पे मैं इनवाइटेड स्पीकर भी रहा हूँ। और कॉन्फ्रेंसेस में रिसर्च पे पब्लिकेशंस भी हैं मेरे, नीदरलैंड्स में हैं, अमेरिकन जर्नल्स में हैं, ऑस्ट्रेलियंस में हैं, चाइनीज़ जर्नल्स में हैं, इंडियन जर्नल्स में हैं, ब्रिटिश जर्नल्स में हैं। तो मेरे को इवन क्या कहूँ कि आई हैव बीन नॉमिनेटेड amongst 2000 outstanding intellectuals of the world by Cambridge publication. इंटेलेक्चुअल ऑफ द वर्ल्ड? हाँ, Intellectual. 2000 intellectuals of the world क्या बात है। by UK publication, कैम्ब्रिज की ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे 2000 आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो भी कैम्ब्रिज वालों ने नॉमिनेट किया था। वाह। मेरी बायोग्राफी जो है लिस्टेड है मार्कोस हुज हु इन द वर्ल्ड, और अमेरिकन बिब्लियोग्राफिकल इनकॉर्पोरेशन, जहाँ अपने अपने फील्ड के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं का नाम आता है। पॉलिटिशियंस का आ गया, डॉक्टर्स का आ गया, साइंटिस्ट का आ गया। तो ये उस लेडी का ड्रीम है जो जहाँ वहाँ से ला के मुझे वहाँ तक पहुँचा लाया। दिया। सही है। तो इस साइंटिस्ट फील्ड में निकल जाना, और किस पर्टिकुलर फील्ड में आपका इंटरेस्ट कैसे बनता चला गया? अभी ये पर्टिकुलर फील्ड है, ये मेरा ज़्यादा हार्डकोर इंटरेस्ट है कि इसको मैं। हाँ, जैसे जैसे मैं पढ़ता था मुझे अपने इंटरेस्ट पहले ही पता लगा, मुझे लगता था भी इसमें जाना है। और लकीली जो मैं सोचता था कि मुझे इसमें जाना है, तो आगे वो अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी। अच्छा। मान लो मैंने सोचा कि मैंने रेडियो आइसोटोप्स पे रिसर्च करनी है। अच्छा। तो जब मैं मास्टर डिग्री कर रहा था तो मेरे गाइड जो है वो पीएचडी कैम्ब्रिज से थे, डॉक्टर चावला, डीएस चावला, तो न एमएस चावला। तो उन्होंने मुझे रेडियो आइसोटोपिक यूज़ का ही एक्सपेरिमेंट दिया, यही मुझे पीएचडी में मिला। फिर ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी ऐसे ही दिया। अच्छा। तो उसमें मैंने सोच लिया था किस पे करना है, मेटाबॉलिज्म पे करना है। जैसे मैंने आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, इनका गोट्स में एक्सपेरिमेंट किया, तो अलग अलग इंटेस्टाइन्स में एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, अच्छा, वो स्टडी किया। तो फिर जब हमने फर्स्ट ईयर में किया था तो मुझे डॉक्टरी से बड़ी नफरत थी, चीर फाड़ से। अच्छा। लेकिन जिसमें मेरा एडमिशन हुआ उसमें फर्स्ट ईयर में उन्होंने डायसेक्शन शुरू करा दिया कॉकरोच का, अर्थवर्म का, फ्रॉग का। फिर उसके बाद गाय, बकरी, भैंस, ये कुछ नहीं सब काटा। सब नहीं खाना, मतलब इनकी चीर फाड़ करनी पड़ गई एक्सपेरिमेंट्स में। यूएसए में के 2 गिन्नी पैग्स, फिर रैबिट्स, रैट्स, तो सारे इंटरनल बायोलॉजिकल सिस्टम समझा और रिसर्च की। तो मेरा इंटरेस्ट जो है ना इस तरफ और ज़्यादा होने लगा। तो मैं भाभा से अप्रूव्ड साइंटिस्ट हूँ जो रेडियो आइसोटोप्स को हैंडल कर सकता है। क्या बात। ट्रेनिंग ली थी मैंने भाभा में भी। फिर मैंने बायोगैस प्रोडक्शन पे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, पंजाब यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, वहाँ से ट्रेनिंग ली। न्यूक्लियर रिसर्च लेबोरेटरी दिल्ली, वहाँ गए तो वहाँ पे 3 महीने की ट्रेनिंग ली।
कंप्यूटर साइंसेज भी हमें भेजते थे, तो उसकी हम एडवांस ट्रेनिंग लेके आते थे। तो इस तरह कंप्यूटर एप्लीकेशंस, एक्सपेरिमेंटेशन, फिर मेरा इंटरेस्ट था इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन में। अच्छा। तो मैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंचार्ज बना था सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन सेल का, जिसमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स भी रहते थे उस तरह के, और डायग्नोसिस के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, क्लोरीमीटर्स, फोटो क्लोरीमीटर्स, एमआरआई के लिए उसे मैग्नेटिक रेजोनेंसर। तो ये सारा मेरा बायोलॉजी का, ये उधर साइंस उधर वो, ये करते करते मैं एक बार बहुत बीमार हो गया अस्थमेटिक प्रॉब्लम से, अस्थमा से। तो वो मुझे मेडिकल साइंस की तरफ इंटरेस्ट ले गया। मतलब फिर आपने पूरा अपना सारा एक्सपीरियंस बायोलॉजी लेके अपने को, आप खुद को ही अपने आप को लैब बना लिया कि खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके एग्जैक्टली तो मैं अपना सारा रिसर्च जो है अपने ऊपर लगाऊंगा। हाँ, 1970-71 में मुझे ना अस्थमेटिक अटैक हुआ बहुत ज़्यादा। कौन से 70 में? हाँ, 1970 के आसपास। अच्छा। व्हेन आई वाज वेरी यंग, 49 बॉर्न हूँ, तो 70 में आप लगा लीजिए। और मैं इतना तंग हुआ एलोपैथी। फिर आपका रेडियो की वजह से होगा आपका, जैसे वो नहीं, तब तक नहीं यूज़ किया था मैंने ये, उसके बाद यूज़ किया था। हुआ था मतलब मेरे को जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था, प्रोटीन डाइजेशन सैंपल्स करने पड़ते थे, उससे और बड़ा था क्योंकि वो सफोकेशन। हाँ। अच्छा। अस्थमा मतलब सांस का रुकना, ये वो दमा जिसको कहते हैं। तो पहले कोई सिम्टम नहीं आए? कभी थोड़ा होगा जुकाम वगैरह, खांसी, उससे फिर वो बिगड़ता चला जाता है। तो दवाई ले ली, क्योंकि तब तक तो यही था जो डॉक्टर ने दवाई दी। तो एक स्टेज ये आ गई थी कि इतना दुखी हो जाता है, इंट्रावीनस इंजेक्शन देना पड़ता था। अच्छा जी। उसमें क्या पेन? उसमें नहीं, पेन तो इंजेक्शन देने का जितना होना वो अलग बात है, मैं तो इंजेक्शन लेकर राज़ी भी नहीं था। अच्छा। लेकिन फिर मेरी माँ रोया करती थी कि ये तो मरेगा। ये कंडीशन हो? हाँ, मतलब अस्थमेटिक कंडीशन यहाँ इस लेवल तक आ जाती है? बिल्कुल आती, क्योंकि आपका सांस बिल्कुल नहीं आता एक्सट्रीम। अच्छा। आप ऐसे पेंटिंग जिसको कहते हैं, तो फिर जब माँ देखेगी तो आप यूँ पड़े हुए हैं, वैसे पड़े, डॉक्टर्स को बुलाते हैं, तो फिर वो इंजेक्शन पहले तो गोलियों से ठीक हो जाता था, फिर कभी कभी एक्सट्रीम हो तो इंट्रावीनस इंजेक्शन देना पड़ता था, डॉक्टर घर पे आता था। वो इंट्रावीनस इंजेक्शन पे फिर इमीडिएट रिलीफ मिलता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुई ना। तो फिर धीरे धीरे करके मुझे अपनी बीमारी से लड़ते लड़ते, तो फिर आपने सोचा कि अस्थमा के ऊपर मेरे को पीएचडी करनी चाहिए? पीएचडी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन हाँ वो रिसर्च मेरी चालू हो गई। फिर मैं नेचुरोपैथी सिस्टम में पढ़ा, महात्मा गांधी जी की नेचुरोपैथी पे बुक देखी, उनके वो देखे। अच्छा, तब आपका नेचुरोपैथी में इंटरेस्ट हाँ, बना? नेचुरोपैथी में आया और ह्यूमन मेडिकल साइंस में, और क्योंकि ये बाकी चीज़ें तो हो गई थी, बायोलॉजिकल सिस्टम से रिसर्च होना तो यही होता। आपको ये प्रॉब्लम वैसे होने नहीं चाहिए थे, क्योंकि आप खुद भी पहले फूड में रहे हो सारा। नहीं, ये मतलब फूड वाला बाद में आया ना मेरे पास। तो अभी तो ये बीएससी का, अच्छा, बीएससी फाइनल ईयर की ठीक, बात कर ठीक, रहा हूँ, ठीक, उससे। और ठीक, ठीक, जुकाम खांसी तो हर एक को होता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ी ना। फिर बाद में उसकी डिटेल में जाते जाते आपने हाँ, डिटेल्स में जाते जाते अपनी खोज करते करते मेडिकल को पूरा फिर आपने उसमें खोलना शुरू वो गया। फिर अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की तरफ वो साइंस करता रहा, साथ में ये भी करता रहा। तो इन चीज़ों को लागू करता रहा। तो अल्टीमेटली जब सिस्टम में मेरे को समझ आया, औरों को देखा, किसी का एक्यूप्रेशर, किसी का नेचुरोपैथी, बायोलॉजिकली तो मैं परफेक्ट था, बाकी चीज़ें भी थी, रिसर्च में भी थी, फूड साइंसेस की। तो ये सब का कम्बिनेशन लगा के तो डॉक्टरों की बात मुझे समझ आ गई, एलोपैथी में साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, ट्रीटमेंट्स कम हैं। अच्छा। लेकिन हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर्स ने इतना हमारे को आच्छादित कर रखा है कि वो सोचते हैं कि एलोपैथी के बिना इलाज ही नहीं है। तो मैंने फिर 1997 से पूरा डाटा मेंटेन करना भी शुरू कर दिया था अपना। और ना पेशेंट्स को, मैं पेशेंट बाहर ही पेशेंट्स भी अटेंड करना शुरू कर दिया ना मैंने। नहीं, आप जैसे पहले अस्थमेटिक आपको अटैक आया, तो ये रिकवरी लाने का कितना, फिर कैसे इस पे रिकवरी का क्या ये रहा? चलते रहे। मैं
देखता रहा, इलाज मेरा चलता रहा एलोपैथी का भी। कितना टाइम चला? मेरे ख्याल में काफ़ी साल चला ये। अच्छा। 1975-76 में मैं गया ना यूएस से, तब तक भी ये था। 4-5 साल आप स्ट्रगल करते रहे। स्ट्रगल, हाँ, इतना तो कम से कम वो तो रहा, उसके बाद भी होता था कभी। लेकिन मैं जब यूएस से गया तो मुझे लगा कि यहाँ का ट्रीटमेंट सिस्टम बहुत परफेक्ट है। अच्छा। वहाँ जाके पता लगा कि जो इंडिया में दवाई हैं तो वही हैं, इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं। एलोपैथी में सिर्फ दवाई दे सकते हैं। और लोग, जो बाकी लोग थे, वो ये कहते थे दमा जो है, दमा ही हुई ना बीमारी, तो दमा जो है दम के साथ जाता है। इंडिया में भी काफ़ी प्रचलित था। अभी तक भी यही है लोगों का मानना। तो उसके बाद मैंने अपनी रिसर्च शुरू रखी। ये सब्जेक्ट ले लिया, ये सब्जेक्ट हाँ, चैलेंजिंग ये है। साथ ले लिया। ये चैलेंजिंग है। हाँ, वो इसको जॉब करते करते नहीं, क्योंकि उसमें कोई रोकता थोड़ी आप क्या कर रहे हो। ठीक बात है। तो इसको चैलेंज मान के करता रहा। कामयाब होंगे तो अपने ऊपर होंगे, फेलियर होंगे तो फेलियर तो है ही है। मैं ज़्यादा रिसर्च अपने पे ही करता था। वही ना, फेलियर है तो फेलियर तो है ही है। हाँ, बॉडी अपना खुद रिस्पॉन्स दे देगी। धीरे धीरे मुझे समझ आ गई कि अंग्रेजी दवाइयों से नहीं होगा, बिना दवाइयों के ठीक होगा। तो फिर आपने नेचुरोपैथी पे रिसर्च नेचुरोपैथी पे रिसर्च की, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके रिजल्ट्स देखे, लोगों की स्टडी की, तो बहुत सारे, यहाँ तक भी पता चला कि कैंसर भी नेचुरोपैथी से लोगों ने ठीक किया। अच्छा। नॉन केसेस जो थे। फिर कहीं मैंने एक किसी अमेरिकन डॉक्टर की वो बुक देखी, उसने भी यही मेरी बात कही कि ये जो डॉक्टर जो हैं, ये लोग दवाइयाँ दे दे के हमें बर्बाद कर रहे हैं। अच्छा। इलाज तो नहीं कर रहे हैं। अरे, तो मुझे और लगा कि वो एमडी डॉक्टर थे। फिर आज लेवल ये है कि जो मैं प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ काफ़ी सालों से, 2003 में मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली थी। फिर तो मैं फ्री था, कुछ भी करूँ। तो इस रिसर्च में पूरा मैं प्रोफेशनल के नाते आया, और अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिस करते करते मैं अब रजिस्टर्ड अल्टरनेटिव मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ। कलकत्ता से मेरे पास लाइसेंस है प्रॉपरली, which cannot be challenged by anybody, and not the courts. There is a decision of the court. तो इस बेसिस पे अब बहुत ही ऊंचे लेवल पे मैंने अलग अलग टॉपिक्स पे रिसर्च की, अलग अलग पेशेंट्स पे वो किया। तो ये फील्ड मैंने एंटायरली डिफरेंट कर लिया।